ये है विजय विक्रम सिंह जी। अब मैं आपको बताती हूँ ये कौन है, क्योंकि मैं नहीं बताती हूँ यार, सर खुद ही बताएंगे। सर आप कौन है, आप तो ही बताइए। मैं तो एक आम आदमी हूँ। अभी ये वाली आवाज़ में बताओगे ना तो कोई भी नहीं समझे। पहुँच रहा हूँ तो बहुत ही आम सा आदमी हूँ, लेकिन जब एक माइक के पीछे जाता हूँ तो शाम 6 बजे बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाकर कार्य से संबंधित एक चिट्ठी दी। वेलकम टू इंडियन आइडल जी। तो ये जो आवाज़ें हैं कई बार आपने सुनी होंगी टेलीविज़न पर, कई सारे शोज़ में, वो मेरी आवाज़ है। मतलब आप बिग बॉस हैं, आपके आवाज़ पे चलता है सब कुछ, है ना सर? आवाज़ में दम नहीं होगा तो बच्चे उठेंगे नहीं, करेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो ये तो आवाज़ का ही तो डर है। पहली बात तो ये कि बिग बॉस कोई है नहीं, और मैं बिग बॉस की आवाज़ नहीं हूँ, मैं बिग बॉस की सूत्रधार, बिग बॉस का सूत्रधार। दो आवाज़ें हैं शो में, एक बिग बॉस की जो कंटेस्टेंट से बात करते हैं और मेरी जो ऑडियंस से बात करता है। सारा कुछ जितनी भी आवाज़ है आगे देखिए, या फिर वो फलसफा जो अंत में आता है, वो सारी आवाज़ें वो मैं ही करता हूँ। और भी बहुत सारे टीवी शोज़ हैं जहाँ पर आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी। इंदौर में एक शो आता था रेडियो पर, माई FM पर, चांदनी रातें। 1.5 साल मैंने उसको भी होस्ट किया है जी। तो अभी यही मेरी पहचान है, मेरी आवाज़ है। मतलब इंदौर से आपका कनेक्शन बहुत पुराना है? इंदौर से बहुत पुराना कनेक्शन है। माई FM के जो प्रोग्रामिंग हेड थे विप्लव गुप्ते, वो भी इंदौर से थे, तो बहुत पुराना कनेक्शन है, और शायद वही कनेक्शन है जो मुझे बार बार खींच के यहाँ ले आता है। क्या बात है। सो इंदौर की क्या चीज़ अच्छी लगती है? मीन्स बिकॉज आप यहाँ से कनेक्शन फील करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा लगती है कि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिटी? देखिए, एक तो यहाँ की सफाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी साफ़ सफाई है, और इसीलिए शायद 2 साल से हिंदुस्तान का सबसे साफ़ शहर है। पर यहाँ का जो खाना है, आप देखिए, लग नहीं रहा सर, कहाँ खा रहे हैं आप? अभी तो बहुत कम किया है हमने, लेकिन खा के ही हम 106 हो गए थे, 106 से अभी 80 पर आए हैं। अरे वाह। तो लेकिन खाना माशाल्लाह, और पोहे जलेबी MP की तो फेमस ही है पोहे जलेबी, पर इंदौर की ख़ास तौर पे स्पेशलिटी है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कल मैं क्योंकि आज तो शाम को आया, कल सुबह जो है पोहे जलेबी खाने की बड़ी तीव्र इच्छा है, तो ज़रूर करेंगे। सर कहते हैं कि बेटा आवाज़ में क्या रखा है, थोड़ा हेल्थ हाइट बनाओ, पर्सनालिटी बनाओ, पर मुझे लगता है आवाज़ का एक अपना इम्पैक्ट होता है, और जो यहाँ तक अंदर तक पहुँचती है वो आवाज़ होती है, वो लुक्स नहीं होते, वो आवाज़ होती है। सो आपने जब ये करियर स्टार्ट किया, आपका इस बारे में क्या मानना था, और आपको क्यों लगा कि एक आवाज़ का धनी होने का आपको ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी आवाज़ में ऑलरेडी एक टोनिंग है, आपकी आवाज़ अच्छी है, और आप करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन एंड द प्रोजेक्ट्स यू आर गेटिंग। बट एक ऐसी बात क्यों लगी आपको कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसे ग्रैब करना है, और आने वाले सालों में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है? जब मैंने शुरू किया था 2009 में मैंने शुरू किया, पर मुझे इस बात का अंदाज़ा 2007 में 6 में हुआ कि मेरी आवाज़ अच्छी है। मैं तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली, ऑनेस्टली। तो किसी ने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई। और मैंने कहा कि अरे पर मैं गा नहीं सकता, तो मुझे आवाज़ से रिलेटेड कुछ भी पता ही नहीं था। मुझे पता था आवाज़ अच्छी का मतलब गाना, और मैं गाना जानता नहीं। तब उस मित्र ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया वॉइसिंग से, और वहाँ पर मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं माइक के पीछे जाने का अनुभव। तो मैंने कहा यही मैं एज अ करियर अपनाऊँगा। 2-2.5 साल मैंने उस पर मेहनत करी, फिर मैंने एक करियर के तौर पर उसको अपनाया, जहाँ पर मेरी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत पुश किया कि नहीं, जब है तो करो। तो आप जो बात कह रही हैं कि आवाज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते। तो अब मैं वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करता हूँ, और लोगों को यही बताता हूँ कि योर वॉइस इज़ योर आइडेंटिटी इन साउंड, वर्क ऑन इट, रिकग्नाइज इट एंड वर्क ऑन इट। तो वो अवेयरनेसेस क्रिएट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, मीडिया प्रोफेशनल्स या प्रोफेशनल्स के साथ काम करता हूँ कि भाई आप जब भी कोई भी बात कहते हैं, कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एक सर आपके साथ 15-20 मिनट का सेशन मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक सिचुएशन का एक अपना टोन, मॉड्यूलेशन, पिच, थ्रो सब अलग होता है, और एक लाइन को आप कैसे बोल रहे हो वो डिफाइन कर देती है कि आप क्या बोल रहे हो। सो सर इसके बाद आवाज़ तो आपकी अच्छी थी, आपके दोस्त ने कह दिया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, अब आपने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? मॉड्यूलेशन स्टार्ट किया, पिचिंग स्टार्ट की, प्रोनाउंसिएशंस पे काम करा, क्या स्टार्ट किया? देखिए, जब ये पता चल गया कि अब ये करना है, तो फिर सबसे पहले तो ये हुआ कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग, तो कोई गुरु बनाया किसी को, उनके साथ काम करना शुरू किया।
ऊपर वाले की दया से हमारे घर में जो माहौल था हमारे दादाजी की वजह से, तो हमारी हिंदी बड़ी अच्छी थी। अंग्रेज़ी में थोड़े से हाथ तंग थे, उस पर काम किया। और जब वॉइस की हम बात करते हैं, वॉइस तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो पिच, मॉड्यूलेशन, थ्रो, प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें आप समय के साथ सीखते हो धीरे धीरे। आपको बस दिशा मिलनी चाहिए सही। तो वो दिशा हमारे गुरु ने हमको दी और वही दिशा अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दें कि भाई किस तरह से आप डिक्शन पे काम कर सकते हो, किस तरह से आप आवाज़ पे काम कर सकते हो। जैसे आप जिम करते हो अपने शरीर के लिए, वैसे ही बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप मेरे साथ 15 मिनट का सेशन करें और उसके बाद रोज़ अपने साथ 15 मिनट बिताएं। आवाज़ आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बस उसमें थोड़े से और निखार की ज़रूरत है, हम करेंगे। क्या बात है सर। अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट क्या था आपके लिए? मीन्स आपको काम करने में भी मज़ा आया और आप जब भी सुनते हो ना तो आपको लगता है, आप खुद पे कहते हैं ना, हम खुद पे पुमा जाते हैं और कहते हैं क्या आवाज़ है यार छा गई गुरु टाइप। वो कौन सा प्रोजेक्ट? वो DID लिटिल मास्टर्स करके एक शो आया था। जी जी। तो उस समय ZTV के नॉन फिक्शन हेड हुआ करते थे आशीष गोलवलकर जी, वो भी इंदौर से ही हैं। अच्छा। वो मेरे मेंटोर हैं और उनकी वजह से ही मैं आज जो कुछ हूँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह, बहुत बड़ा हाथ है उनका, वो इंदौर से ही है। तो इंदौर का एक और कनेक्शन आप ये समझ लीजिए कि वॉइसिंग इंडस्ट्री में जिस आदमी ने मुझे बहुत गाइड किया, पुश किया, आशीष गोलवलकर जी। इस समय वो सोनी के प्रोग्रामिंग हेड हैं, सोनी चैनल के। उस समय वो ZTV के नॉन फिक्शन हेड हुआ करते थे। तो एक स्क्रिप्ट आई, DID लिटिल मास्टर्स की ओपनिंग की स्क्रिप्ट थी कि जेब में रखे 2 पैसों के बदले सारे जहां को तोड़ देना, कागज़ की कश्ती में आसमान पार कर जाना, जिद चांद को छूने की, लेकिन माँ के आंचल तले बातों बातों में सो जाना। अगर ये सब बचपना है तो काश हम बच्चे ही रह गए होते। क्या बात है। आज भी मैं वो सुनता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी आवाज़ ने, उसी एक वॉइस क्लिप ने मुझे मेरे आगे के बहुत सारे शोज़ दिलाए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आशीष गोलवलकर जी का। और मैं चाहता हूँ कि इंदौर की जनता ये जाने कि उनके बीच में एक नगीना है आशीष गोलवलकर जी के नाम पर, और उनकी वजह से ही मैं वो हूँ। और उन्हीं की वजह से वो जो वॉइस ओवर था जो आज तक मैं सुन के एक बहुत गर्व का अनुभव होता है, उन्हीं के डायरेक्शन में मैंने वो किया था। So there are lot many connections to इंदौर एंड सर आपने बहुत सारी, मतलब हम लोग नॉर्मल कैजुअल बात कर रहे हैं बट उसमें आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। अगर कोई इसे ग्रैब कर ले तो मुझे लगता है सर वॉइसिंग इंडस्ट्री का एक अगला बड़ा नाम भी बन सकता है। सो आप किसे फॉलो करते हैं सर? आपको किसकी आवाज़ पसंद है? जैसे मुझे लगता है कि एक बहुत पुराने जो लोग हैं उन्होंने वो अमीन सयानी जी के बड़े फ़ैन रहे हैं। तो आपके लिए ऐसा कौन सी आवाज़ है जो आपको खनकदार लगती है और आपको लगता है बड़ी बेहतरीन आवाज़? देखिए, आवाज़ें सब बहुत अच्छी अच्छी हैं, एक से एक आवाज़ें हैं, पर कुछ आवाज़ें हैं जिनको सुन के आप बहुत सीखते हैं। उसमें एक सबसे बड़ी आवाज़ है श्री अमिताभ बच्चन जी की आवाज़। उनका कोई भी किया हुआ कोई भी प्रोजेक्ट आँख बंद करके आप सुन लीजिए, आप उसी एक 5 मिनट की साउंड क्लिप से आप आवाज़ के जितनी भी चीज़ें हैं, मॉड्यूलेशन, पिचिंग, टोनैलिटी, हरकतें, वो सब, मतलब उनका एक शेर है, कभी कभी ये रात है या तुम्हारी जुल्फ़ें, सिलसिला में जो गाना है, ये कहाँ आ गए हम, उसका पहला शेर जो है, कभी आप सुनिएगा उसको। उसमें ना उनकी शक्ल है ना कुछ है, उनकी आवाज़ से ही एक सिहरन सी शरीर में दौड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरे जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। वो शेर कभी उनकी आवाज़ में सुनिएगा। सर मेरे को तो आपकी आवाज़ में भी इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप भी ये बोलेंगे ना तो मुझे इस लाइन की उतनी ही डेप्थनेस फील होगी जितनी अमिताभ जी की आवाज़ में फील हुई थी। शायद इसलिए कि मैंने इतनी बार सुना है कि वो कहीं ना कहीं खून में बस गया है, तो इसलिए शायद उसके भाव भी अब मैं समझने लगा हूँ, इसलिए वो भाव आवाज़ में झलक जाते हैं। लेकिन मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, बच्चन साहब। सर यंगस्टर्स जो मे बी अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और ऐसे यंगस्टर्स हैं, मैं इररिलेवेंट ऑफ दिस फील्ड बोल रही हूँ, बट ऐसे यंगस्टर्स जो इस इंडस्ट्री में ही आना चाहते हैं, या तो वो टेलीविज़न हो या वो मूवी इंडस्ट्री हो, फिल्म मेकिंग हो, जिसका कोई ना कोई पर्टिकुलर वो सेगमेंट देख रहे हैं, या तो डायरेक्शन है, एक्टिंग है, या वॉइसिंग है, डबिंग है, उन यंगस्टर्स को
कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास गॉडफादर नहीं होता, तो हर किसी का स्टार्ट कैसा होना चाहिए और उसके बाद की जर्नी किस तबके की होनी चाहिए? क्रिएटिव फील्ड में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशन अगर आप चुन रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई सक्सेस का मंत्र तो है नहीं कि दो और दो चार, दो डाला तो चार ही निकलेगा। आपको सक्सीड करने के लिए शायद पहली फिल्म में आप सक्सेस मिल जाए, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इरफान खान जैसे कि सालों साल लग गए और सडनली कुछ क्लिक हो गया। तो अगर, और वो धैर्य तभी हो सकता है जब आपके अंदर वो जज्बा हो कि मुझे लगता है मैं डायरेक्शन ही कर सकता हूँ और यही करूँगा चाहे कुछ हो जाए। तो वो जज्बा होना, वो पैदा नहीं किया जा सकता, वो होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, जब वो जज्बा पता लग जाए ना, फिर साइंटिफिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है कि ठीक है ये इंडस्ट्री है, इसमें ये कॉन्टैक्ट हैं, इसको इस तरह से मुझे अप्रोच करना चाहिए, ये स्टेप्स हैं, ये करूँगा। और निरंतर अपनी क्राफ्ट को इम्प्रूव करने का भी आपको कोशिश प्रयास जारी रखना चाहिए। तो लक तभी आएगा जब आप कैलकुलेटेड एफर्ट्स उसकी तरफ करते जाएंगे। सर एक तो ऐसी बात है कि आपकी आवाज़ तो अच्छी है सर, आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, सो ऐसा लग नहीं रहा है कि उसे एंड करना चाहिए, बट क्या करूँ, मेरे ऑफिस वालों ने कहा है सेगमेंट सिर्फ 12-13 मिनट का होना चाहिए, नहीं तो मैं आपसे सर आज एंड आज बात कर सकती थी। जाते जाते एक फ़लसफ़ा विजय विक्रम जी के जीवन का। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही फ़लसफ़ा है कि मैं कभी किसी चीज़ को अंत नहीं मानता कि अब ये हो गया, अब ये ठीक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। कौन से मोड़ पर कौन सा नया सरप्राइज़ खुलेगा आपके लिए, उसके लिए बस तैयार रहें, उसको एक प्लेजेंट सरप्राइज़ के रूप में लें। कई बार वो अनप्लेजेंट भी होता है, पर वो अनप्लेजेंट चीज़ भी शायद किसी कारण से ही होती है, आपको किसी एक अच्छी जगह ले जाने के लिए। ये कहना आसान है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि समझेंगे आप तभी जब आप पे वो बीतेगी। तो जब वो बीत रही हो, तो जैसे बच्चन साहब कहते हैं कि उनके पिताजी ने कहा था, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा का हो रहा है। तो बस इसी तरह जीवन में बढ़ते रहें, खुश रहें, आबाद रहें।